आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। जहां एक तरफ देश में सियासी हलचल तेज है तो दूसरी तरफ दुनिया में नए फैसले, नई टकरार और नई उम्मीदें सामने आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे टॉप हेडलाइन से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। चर्चा में सबसे पहले पश्चिम एशिया की स्थिति और खास तौर पर हॉर्मुज पर फोकस रहा, जिसे दोनों नेताओं ने खुला और सुरक्षित रखने की जरूरत बताई। हॉर्मुज इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है और भारत का भी करीब 40% कच्चा तेल इसी रूट से आता है। इसके अलावा दोनों देशों की रणनीति साझेदारी और मजबूत करने पर भी बात हुई। हालांकि किसी बड़े डील की आधिकारिक जिक्र नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने बातचीत की पुष्टि की है, लेकिन ज्यादा विवरण साझा नहीं किए गए। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिमला और पूरे हिमाचल की असली ताकत उसकी परंपराएं, संस्कृति और लोगों की विनम्रता में छिपी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करना देश की पहचान को और मजबूत करता है। इस संदेश का क्षेत्रीय परंपराओं और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खास बात यह है कि पहली बार राज्य में बीजेपी का कोई नेता सीधे मुख्यमंत्री बना है। इससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद पटना में एनडीए की बैठक हुई और सम्राट चौधरी को गठबंधन का नेता चुना गया। इसके बाद राजभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री ने भी इस नई सरकार को बधाई देते हुए इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। इस बदलाव के साथ बिहार की राजनीति में नया पावर बैलेंस बनता दिख रहा है। अब सबकी नजर नई सरकार की प्राथमिकताओं और स्थिरता पर है। परसीमन विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। हालांकि गठबंधन ने साफ किया है कि वे महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन परसीमन के नाम पर किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। तेलंगाना के खम्मम जिले में पुलीगुंडला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट में पर्यटकों के लिए कॉटेज बोटिंग और जंगली सफारी जैसे आधुनिक सुविधाएं विकसित की गयी। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथ ही ये परियोजना क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास को भी गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तुर्की प्रांत से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मिडिल स्कूल में गोलीबारी हुई। इस हमले में 3 छात्रा और एक शिक्षक समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर खुद उसी स्कूल का 8वीं का छात्र था, जिसने अपने पिता की बंदूक से फायरिंग की। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 159 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। इस केस में अब तक कुल 482 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में पैसों के लेन देन की कई जटिल परतें सामने आई है। ये कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ सरकार की सख्ती को दिखाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया दबाव में रहा और 9 पैसे कमजोर होकर 93.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई का दबाव रुपए पर असर डाल रहे हैं। हालांकि घरेलू शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद रुपए में कमजोरी बनी रही। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें रुपए की चाल को और प्रभावित कर सकती हैं। आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इसरो के नेशनल रिमोट सेटिंग सेंटर के बीच समझौता हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत बिजली गिरने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और मैपिंग कर जागरूकता अभियानों पर काम किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में समय रहते अलर्ट देना और जान माल के नुकसान को कम करना है। इस पहल को आपदा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रस्तावित सीमा पुनर्निर्धारण के खिलाफ पूरे राज्य में काला झंडा प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने सभी जिलों में जनता से व्यापक भागीदारी की अपील की है। यह प्रदर्शन चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में होगा। स्टालिन का कहना है कि इस प्रस्ताव से दक्षिण भारत में संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। अब बात करते हैं देश में क्या चल रहा है। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। इस चरण में हर घर का पंजीकरण कार्य किया जा रहा है, जो 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। घर घर जाकर लोगों से करीब 33 सवाल पूछेंगे, जिनमें घर की स्थिति, सुविधाएं और बुनियादी जानकारी शामिल होंगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य देश की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत डेटा तैयार करना है, जो आगे चलकर नीतियों और सरकारी योजनाओं के लिए बेहद अहम होगा। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 14 में रिंग रोड के किनारे एक खाली प्लॉट में बनी करीब 500 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कई LPG सिलेंडर एक के बाद एक फट गए, जिसमें स्थिति और गंभीर हो गई। घटना में झोपड़ियों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस घटना से इलाके में दहशत और भारी नुकसान की स्थिति बनी हुई है। नासिक में सामने आए TCS कन्वर्जन मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को वीडियो कॉल के जरिए मलेशिया कनेक्शन का पता चला है, जिससे इस केस के अंतर्राष्ट्रीय लिंक की आशंका बढ़ गई है। अब जांच एजेंसियां इस एंगल पर तेजी से काम कर रही हैं और डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है और जांच को और तेज कर दिया गया है। कर्नाटक के चर्चित योगेश गौंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत कुल 17 लोगों को दोषी करार दिया है। यह मामला कई साल पुराना है, जिसने उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी, क्योंकि इसमें राजनीतिक रंजिश का एंगल भी सामने आया था। कोर्ट ने सबूत के आधार पर आरोपियों की भूमिका को स्वीकार किया। हालांकि सजा का ऐलान अभी बाकी है। अब अगला कदम सजा सुनाए जाने का होगा और आरोपी इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं। इस फैसले के साथ इस हाई प्रोफाइल केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और अब बातचीत का नया दौर शुरू होने वाला है। हालांकि इस दावे पर अब तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं मानी जा रही। अमेरिका ईरान के बीच तनाव का असर पूरे मध्य पूर्व तेल सप्लाई और ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि क्या वाकई बातचीत आगे बढ़ती है या हालात फिर बदलते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के दबाव और बातचीत के बाद चीन ने इस पर सहमति जताई है। हालांकि इस दावे पर अब तक चीन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, इसलिए स्थिति पूरी तरह साफ नहीं मानी जा रही। अगर यह सच होता है तो ईरान की सैन्य क्षमता और मध्य पूर्व की स्थिति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल नजर इस बात पर है कि क्या चीन इस दावे की पुष्टि करता है और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। परसिमन विधेयक को लेकर इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर विरोध जताया। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में गठबंधन ने कहा कि यह प्रस्ताव दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय कर सकता है। गठबंधन ने साफ किया कि वे महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन परसिमन के नाम पर किसी भी तरह का क्षेत्रीय असंतुलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागपुर में एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल छात्रों को संबोधित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में करुणा, नैतिकता और मरीज केंद्रित देखभाल पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। इस कार्यक्रम को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।
कर्नाटक के मांड्या जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किया। श्री क्षेत्र आदि चुनचनगिरी में बना यह मंदिर द्रविड़ शैली में तैयार किया गया है, जिसकी लागत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु शिष्य परंपरा और भारत की आध्यात्मिक विरासत के महत्व पर जोर दिया। इस परियोजना से राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हुई बस दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। इस हादसे में करीब 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस यांत्रिक खराबी के कारण पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। लोकसभा सीटों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसमें कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और करीब 703 नई सीटें जोड़ने की बात सामने आई है। इसका मुख्य उद्देश्य 33% महिला आरक्षण को लागू करना बताया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर दक्षिणी राज्यों में चिंता बढ़ी गई है, जहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ये प्रस्ताव एक तरफ बड़ा सुधार माना जा रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बनता जा रहा है। भारतीय वायुसेना अपने जगुआर और MiG-29 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की तैयारी में है। योजना के तहत इन विमानों को नई हीट सीकिंग मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी मारक क्षमता और स्ट्राइक रेंज बढ़ेगी। यह अपग्रेड वायुसेना की ऑपरेशनल ताकत को और मजबूत करेगा, खासकर आधुनिक युद्ध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। इस कदम को देश की हवाई सुरक्षा और रक्षा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शांति वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे हैं। यहाँ वे ईरान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर अमेरिका ईरान तनाव को कम करने पर चर्चा करेंगे। इस दौरे को क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व में हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंचती है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन टाकर भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। यह उनका भारत का पहला दौरा है, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अहम बातचीत होगी। इस दौरान निवेश, टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी खास फोकस रहने की उम्मीद है। इस दौरे को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई दिशा देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। ईरानी बंदरगाहों के पास मौजूद जहाजों को बल प्रयोग की चेतावनी दी गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यह इलाका बेसिक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में किसी भी टकराव का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर डालते हैं कि हालात बिगड़ते हैं या कूटनीतिक स्तर पर कोई समाधान निकलता है। रूस ने यूरोपीय नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि यूरोप के कुछ नेता हालात को शांत करने के बजाय देशों को युद्ध की ओर और ढकेल रहे हैं। यानी जहां कूटनीति से तनाव कम हो सकता था, वहां उल्टा माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। इस बयान के बाद साफ है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव कम होने के बजाय अभी और बढ़ सकता है। भारत और जर्मनी ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने रक्षा, उभरती तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इस कदम का मकसद रणनीति और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देना है। इससे भारत जर्मनी संबंधों के विस्तार और भविष्य की तकनीकी साझेदारी के लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्थायी समझौते के बजाय एक मजबूत और अस्थायी डील की जरूरत है। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने दाम स्थिर रखे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतों पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। भारत के सामान निर्यात को लेकर बड़ी खबर भी सामने आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का निर्यात $442 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
यह बढ़ोतरी वैश्विक मांग और भारत के निर्यात सेक्टर में सुधार का संकेत मानी जा रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और व्यापार संतुलन बेहतर होने की उम्मीद है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। इस दौरे को लेकर पुष्टि हो चुकी है, जिससे इस सम्मेलन की अहमियत और बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक इस मुलाकात से भारत और रूस समेत ब्रिक्स देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। अब नजर इस बात पर है कि इस सम्मेलन में कौन कौन से बड़े फैसले सामने आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। लॉरी और टैंकर की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और बड़ी युवा आबादी इस तेजी की मुख्य वजह है। यह संकेत देता है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसे निवेश और विकास के लिए सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। आईपीएल 2026 में आरसीबी ने शानदार जीत हासिल की है। आरसीबी ने लखनऊ सुपर को एक तरफा मुकाबले में हराया, जिसमें बल्लेबाजी पूरी तरह से हावी रही। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। अब टीम की नजर लगातार जीत दर्ज कर टॉप 4 में जगह पक्की करने पर हो।